ख़वातीन हज़रात, अक्सर औक़ात एलर्जिक रिएक्शंस में जहाँ पर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस के या सीवियर एस्थमा के पेशेंट्स हो, उनका सांस बंद होने लगे या किसी को सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो और आपको समझ नहीं पड़ रही कि क्या करना है, सो ऐसी सूरत में हाइड्रोकॉर्टिसोन एक स्टीरॉयड है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पर जाके वो असरअंदाज होता है, उन पर जाके वो एक्ट करता है और आपका जो एलर्जिक रिएक्शन है, आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कम कर देता है और आपकी तबीयत जो है वो एकदम से बेहतर हो जाती है और आपका एलर्जिक रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। और ये हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी ट्रे होती है उसमें एज अ लाइफ सेविंग ड्रग पड़ा होता है। सो हाइड्रोकॉर्टिसोन के हवाले से बात करते हैं कि हाइड्रोकॉर्टिसोन के बुनियादी फंक्शंस क्या है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसके बुनियादी फंक्शंस क्या है। इसको हम न सिर्फ एलर्जिक कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका जो मास्ट सेल है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, आपके एलर्जी का प्रोसेस कम हो जाता है, आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पीक पे चले जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपके इम्यून सेल्स है यानी आपकी इम्यूनिटी है और खुदा न खास्ता अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जिस तरह के एसएलई वगैरह हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी तरह सार्काइडोसिस वगैरह, सो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिस तरह के एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई जिसमें आपका शुगर भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपका सॉल्ट भी नीचे चला जाता है और आपकी बॉडी को जो है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों की जरूरत पड़ती है। सो उसमें भी हाइड्रोकॉर्टिसोन और मुख्तलिफ किस्म के जो फ्लोरोकॉर्टिसोन और मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स की कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी बॉडी का शुगर, आपकी बॉडी की नमकियात और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। सो मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यानी आपकी इम्यूनिटी को ये वीक कर देता है और जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें जो नुकसान का अंदेशा होता है आपकी बॉडी में वो कम से कम हो जाता है। एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको खुदा न खास्ता जोड़ों की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ सूज जाते हैं, उनमें रेडनेस आ जाती है, सो उसको कम करने के लिए भी हाइड्रोकॉर्टिसोन और मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी किया जाता है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, आपके जोड़ों का दर्द जो है और आपकी बॉडी में जहाँ पे सूजन हो वो कम से कम हो जाए। इसी तरह जो एलर्जिक रिएक्शन के बाद सूजन होती है उसमें भी और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सूजन हो जाती है उसमें भी स्टीरॉइड्स का रोल बहुत अहम है। लेकिन हाइड्रोकॉर्टिसोन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सीवियर एलर्जिक कंडीशंस में, सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में और ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है इसमें इसका इस्तेमाल एक बुनियादी हैसियत रखता है और आपकी जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है वो उस पर बेस होती है कि आपको अगर खुदा न खास्ता डिजीज में फ्लेयर आ जाए, यानी जिस तरह के जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस होती हैं, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें जैसे ही आपकी डिजीज में फ्लेयर आता है, डिजीज बढ़ती है, आपका डॉक्टर आपकी स्टीरॉइड के डोज को बढ़ा देता है, आपको इंजेक्टेबल स्टीरॉइड हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह का इस्तेमाल कराता है। जैसे ही वो कंट्रोल होती है आपको लो से लो डोज ऑफ स्टीरॉइड्स पे वो कन्वर्ट कर देता है ताकि आपको स्टीरॉइड से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी बचाया जा सके। स्किन की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है और हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल जो है वो उसमें भी एज ए ट्रॉपिकल एजेंट या जो है तो बाज़-औक़ात फ्लेयर में एज इंजेक्टेबल लाइफ सेविंग इमरजेंसी के तौर पे भी उसका इस्तेमाल इंजेक्टेबल के तौर पे भी कराया जा सकता है। सीवियर एस्थमा के जो अटैक्स होते हैं और उसमें भी हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज ए ब्रोंकोडाइलेटर और एज एन एंटी एलर्जिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजर कराया जाता है ताकि आपकी जो एलर्जी का जो अमल है, आपका जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का अमल है वो कम से कम हो जाए और आपकी जो अलामात हैं वो खत्म हो जाए और आप एस्थमा के अटैक से जो है महफूज हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल अगर ट्रॉपिकली आप स्किन पे कराएं, बहुत अरसे तक कराएं, सो उसके साथ आपकी स्किन एट्रोफी हो सकती है, स्किन थिन हो सकती है, स्किन एलर्जी बढ़ सकती है और स्किन जो है फोटो सेंसिटिव हो जाती है और स्किन का कलर जो है उसमें चेंज आ सकता है और वो हाइपोपिगमेंटेड हो सकती है, यानी आपकी स्किन का कलर जो है वो और जगहों से लाइट हो जाएगा जहां पर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल करा रहे हैं। जो इंजेक्टेबल का इस्तेमाल है उसके साथ आपको फ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी आपकी शरीयान जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। इंट्रामस्कुलर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंजेक्शन साइट जो न्यूराइटिस है वो हो सकता है। इसके साथ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसके साथ पेन हो सकता है
सो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ आपको दरपेश हो सकती हैं। जिस तरह के स्टीरॉइड्स के और साइड इफेक्ट्स हैं, यानी आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आप डायबिटीज को प्रोन हो जाते हैं, इसके साथ आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो आपको डायबिटीज होने का अंदेशा रहता है, आपकी डायबिटीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने का अंदेशा होता है। इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि सॉल्ट रिटेंशन भी करता है। सो इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके साथ जिस तरह स्टीरॉइड्स के साथ होता है कि आपको कुशिंग सिंड्रोम और एड्रीनल जो इनसफिशिएंसी है उसकी तरफ आप जा सकते हैं कि आपने सडनली स्टॉप कर दी और आप कुशिंगॉइड है, सो आप में एड्रीनल इनसफिशिएंसी आ जाती है और आप एकदम से बेहोश हो सकते हैं। सो इसको टेपर ऑफ करना पड़ता है। सडनली आप इसकी डोज एब्रप्टली आप बंद नहीं करा सकते। और इसके साथ साथ जो है तो जो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस है, ज्यादा अरसे अगर स्टीरॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और मोटापे के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। थोड़ी बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि किन लोगों में जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है या स्टीरॉइड्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। जिन लोगों में कोई एक्टिव वायरल इन्फेक्शन हो, सो उन लोगों में, या जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, कोई एक्टिव फंगल इन्फेक्शन चल रहा हो, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उन लोगों में आप इनका इस्तेमाल नहीं करा सकते। इसके अलावा अगर कुछ लोग इस ड्रग को सेंसिटिव हो, इस सिम को सेंसिटिविटी हो, उन लोगों में आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल आप जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, जिस तरह मीजल, मम्प्स, रूबेला, उनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी इम्यूनिटी वो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, सो आप उनको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मीजल, मम्प्स, रूबेला वगैरह नहीं लगा सकते। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ इसका जो इंटरेक्शन है, एम्फोटेरेसिन के साथ इसका इंटरेक्शन है। एम्फोटेरेसिन की एफिकेसी खराब होती है जो एंटी फंगल है। इसके अलावा जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं उनकी एफिकेसी को ये मुतासिर कर सकता है। एनसेड्स के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे तो जो आपकी स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। स्टमक अल्सर के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को एक्टिव स्टमक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, वो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हो, या वो बहुत ज्यादा कुशिंगॉइड हो, सो वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कुशिंग सिंड्रोम के मरीज हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपका डॉक्टर जो है उसने आपकी स्टीरॉइड डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर बात करें हाइड्रोकॉर्टिसोन के हवाले से कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ है या नहीं है, प्रेगनेंसी में अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल कराया जाए तो ये जो पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा है उसकी स्केलेटन के लिए, उसके बोन्स के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। सो जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। खवातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो फिर देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।